Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Shiv Academy Sonipat. So today in this video lecture I am going to discuss about integral equations and their types. Because some students commented on my YouTube channel which I started last year that sir please upload videos related to integral equations and calculus of variations. So in the future I will discuss about the calculus of variations also. But टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रल इक्वेशंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रल इक्वेशंस और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशंस को जानने से पहले आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानना जरूरी है। मीन्स टू से इफ यू वांट टू नो अबाउट द इंटीग्रल इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अवेयर अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल दैट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, वन डिपेंडेंट another independent, and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable, that is what called as a differential equation. So it is very simple combination of two words, differential plus equation, means to say ऐसी equation जिसके अंदर differentials आ जाए। और differential means to say जहां भी आया था तो उसमें दो variables introduce हो जाते हैं, एक dependent और दूसरा independent। तो इन दोनों words को combination करके हम definition को easily बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है d2/dx प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू sin x। ऐसे ही आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हो। उसके बाद ऑर्डर डिग्री का आपको पता होगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देते हैं दैट इफ यू वांट टू डिफाइन द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इट मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट लाइक वी हैव टेकन दिस एग्जांपल d2y/dx square plus sin dy/dx plus y is equal to x. Because it is not a polynomial in derivatives, that's why its degree is not defined. And order, you know very well that the highest order derivative appearing in the differential equation is what the order of the differential equation, just like 2 is here. One important expansion of sin x is there, which I have written here, sin x equal to x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial minus x7 by 7 factorial plus up to so. Next is the definition of linear differential equation, very important definition because now it is the combination of three words, linear plus differential plus equation. So differential equation you know very well, उसका आपको अच्छे से पता है। linear होने के लिए उसके अंदर क्या होगा कि तीन conditions का satisfy होना जरूरी है। A differential equation is said to be linear if number 1 डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, इसके जितने भी डेरिवेटिव आते हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई भी डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट लाइक आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आप ये देखिए y की पावर 1 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। उसके बाद जो डेरिवेटिव है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी डिग्री भी 1 है, और ये y और इसका कोई डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए कैसे हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे वाला एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या है कि y की पावर हमने यहाँ पे 2 डाल दी है, तो इस 2 की वजह से कैसी है, नॉन लीनियर है। तो इस वे में हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इंटीग्रल इक्वेशन। तो जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा था कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑन द सेम इंटीग्रल इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटीग्रल प्लस इक्वेशन। इंटीग्रल मीन्स टू से एन इक्वेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन, इन विच एन अननोन फंक्शन मीन्स टू से द फंक्शन हुज वैल्यू वी हैव टू कंप्यूट टू बी डिटरमाइंड appears under one or more integral signs is called an integral equation, is called an integral equation. So a general integral equation is of the form hx ux is equal to fx plus lambda integral a to b kxs us ds। तो ये हमारे पास एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो एच एक्स
एफ एक्स के एक्स एक्स ये नॉन फंक्शंस होते हैं। लैम्डा हमारे पास एक पैरामीटर है जो नॉन जीरो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, और यू जो हमारे पास है अननोन फंक्शन है। अब यहां देखिए ये यूएस है, ये इंटीग्रल साइन के अंडर अपीयर हो गया है, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे, इंटीग्रल इक्वेशन का। और यहाँ पे जो के एक्स है इस पे एक स्पेशल नाम दिया जाता है कर्नल का। तो ये हमारे पास एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है, एच एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ए टू बी के एक्स यू एस डी एस, where hx, fx, kxs, all these are known functions. Lambda is a parameter, limit a to b, then kxs is known as the kernel, and this u is the unknown function. So that's why we can say that this is an integral equation. So just like we discussed about the linear differential equation, so on the same line, what we can define the linear integral equation. So our concern is about this unknown function. अगर अननोन फंक्शन लीनियर है इंटीग्रल के अंदर तो वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और अगर अननोन फंक्शन लीनियर नहीं है दैट मींस टू से u की पावर इंटीग्रल के अंदर 1 से ज्यादा आएगी तो वो इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, वो कैसे कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी। दैट्स व्हाई द सिंपल डेफिनेशन इज एन इंटीग्रल इक्वेशन is called linear if no non-linear functions of the unknown function are involved. Just like here are some examples, ux equal to fx plus integral a to b kxs us ds. So examples are ux equal to x square plus integral 1 to 4, the kernel we have taken here e k x plus s us ds. Because here power of us is 1, that's why it is linear, but in the next example we have taken us square, that's why it is non-linear. So to make it linear, our concern is about the unknown function. So next we go to the types of linear integral equations. Types of linear integral equations. So in types of linear integral equations, there are two types of linear integral equations which we are going to discuss, Voltaire and Fredholm. So first of all we are going to discuss about the Voltaire integral equation. So what we say, an integral equation is said to be Volterra integral equation if the upper limit of integration is a variable. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या होगा वोल्टेरा और फ्रेडहोम के अंदर, जो अपर लिमिट है अगर तो वो वेरिएबल आएगी तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और अगर अपर लिमिट भी कांस्टेंट है, जस्ट लाइक ए जो लोअर लिमिट है ये कांस्टेंट है, अगर अपर लिमिट भी कांस्टेंट आते तो वो हमारे पास कहलाएगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। मींस टू से इफ द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज अ वेरिएबल देन इट इज अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, otherwise it is known as the Fredholm integral equation. Means to say if both limits are constant then it is known as the Fredholm integral equation. So again it is the just like general equation which we have written earlier, hx ux equal to fx plus lambda times integral a to x k xs us ds. So in this way we can define Volterra integral equation. Now there are certain kinds of Volterra integral equation. First kind, in first kind what we have to do, we take hx identically equal to 0, hx identically equal to 0, identically equal to 0 means to say hx equal to 0 for all x, then this one is called as the Volterra integral equation of first kind. So if you put hx equal to 0 in the left side, so what we are having, fx equal to lambda something, so we are taking it as plus lambda integral a to x k xs us ds. तो मैंने बच्चों को याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया कि अगर तो वो जैसे वोल्टेरा का फर्स्ट लेटर v है, वेरिएबल का भी फर्स्ट लेटर v होता है, तो अगर लिमिट अपर लिमिट अगर वेरिएबल आएगी तो ये हमारे पास होगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर अपर लिमिट कांस्टेंट होगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. So there are certain examples of just like this first kind, sin x equal to 2 times integral 1 to x e to the power x minus s us ds. So you can make much more examples. And in the Volterra integral equation of second kind, very important kind, what we do, if we take hx identically equal to 1, this is the symbol of identically equal to 1, which means that hx equal to 1 for all x, then this one is known as the Volterra integral equation of second kind. That means to say the general form is now what, ux equal to fx, because in this one we are putting here hx equal to 1.
So the left side is ux and right side is fx plus lambda times integral a to x kxs usds. So you can make examples of this also. What you have to do, the known functions, जितने भी known functions है उन सब की वैल्यू आप कुछ भी इसमें पुट कर सकते हो. कर्नल आप इसमें पुट कर सकते हो, लैम्डा आप इसमें पुट कर सकते हो, ए की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो. आपको जो पुट नहीं करना है वो क्या है, u, बिकॉज u इज द अननोन फंक्शन. तभी वो क्या बनेगी, हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज द होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. तो होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन भी हम किसकी बता रहे हैं, सेकंड काइंड. तो सेकंड काइंड है तो उसमें हमने कहा कि एच एक्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिकली इक्वल टू 1. और होमोजीनियस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू 0. इफ दिस एफ एक्स इज 0 देन वी से दैट इट इज द होमोजीनियस, अदरवाइज इट इज द नॉन होमोजीनियस. सो इट्स जनरल फॉर्म इज नाउ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्सेस यूएस डीएस. तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स को, तो एफ एक्स को हम इसमें क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे. दैट्स वाई हमें इसमें क्या मिल जाएगा, ux इक्वल टू जस्ट लाइक 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू x e टू द पावर x माइनस s us ds. तो सेम पैरेलल लाइन पे हम, जैसे हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन की, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, होमोजीनियस, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. तो इसी वे में हम क्या कर सकते हैं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं. सिर्फ जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इज ओनली दैट द अपर लिमिट विच वी आर टेकिंग इन द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आर वेरिएबल, हियर द लिमिट विल बी अ कांस्टेंट. यहाँ पे लिमिट जो होगी वो सिर्फ क्या आएगी कि कांस्टेंट आएगी, जैसे ए से बी है आपके पास. तो एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो. अगर आपको फर्स्ट काइंड की बात करनी है तो हम एच एक्स को फिर से आइडेंटिकली 0 लेंगे. ये जनरल फॉर्म आ जाएगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड की. तो एग्जांपल के लिए साइन एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, ये दोनों लिमिट हमने कांस्टेंट ले ली. Similarly, if you go about Fredholm integral equation of second kind, then again we take hx identically equal to 1, and you can make again example of this Fredholm integral equation of second kind. नेक्स्ट होमोजीनियस के अंदर हमने क्या करना है, एच एक्स आइडेंटिकली 1 होगा और एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें फिर से 0 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. तो इसमें में हम वोल्टेरा और फ्रेडहोम को डिफाइन कर सकते हैं, उनकी काइंड्स को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन. इफ यू डिफाइन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन इन विच if either one or both of the limits of integration become infinite or the kernel becomes infinite at one or more points within the range of integration, then we say that integral equation is singular. Meaning to say either one of the limits or both limits are infinite or kernel becomes infinite within the range of integration at one point or more points, then we say that integral equation is singular. So here are certain examples in front of you. Just like first example, here we have taken lower limit minus infinity and upper limit as a positive infinity. And if we look at this second example, here kernel becomes infinite because if we put here x equal to s equal to x, because alpha we have taken here 0 less than 1, means to say value of alpha lies between 0 and 1, it is 0. So in this kernel becomes infinite, that's why we say that this is singular integral equation. Non-linear integral equation I have discussed with you that unknown function if appears with power more than 1, then we say that is the non-linear integral equation. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ. आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़िए. इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर आपको मैं इसकी प्रॉब्लम्स और कुछ और डेफिनेशंस बताऊंगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियोस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.